कहानी है अपने समाज की वास्तविकता। जब वह छोटी थी तो माँ यह कहकर उसे बहला दिया करती थी कि पापा परदेश में नौकरी कर रहे हैं और उसके लिए ढेर सारा पैसा लेकर आएंगे। लेकिन आशिमा अब बड़ी हो गई थी और स्कूल जाने लगी थी। एक बार आशिमा ने माँ से कहा, मम्मी, न तो पापा खुद आते हैं, नहीं कभी उनका फोन आता है, क्या वे हमसे नाराज हैं? आशिमा के इस सवाल पर उमराव कहती, नहीं बेटी, तुम्हारे पापा तो दुनिया में सबसे अच्छे पापा हैं। वे हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वे जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ छुट्टी नहीं मिलती है, इसीलिए आ नहीं पाते हैं। माँ की बातों से आशिमा को तसल्ली तो मिल जाती, लेकिन पिता की याद कम नहीं हो पाती थी। समय हवा के झोंके की तरह बीतता रहा। आशिमा अब 5वीं जमात की एक समझदार बच्ची बन चुकी थी। एक दिन स्कूल की छुट्टी के समय आशिमा ने देखा कि उसके स्कूल की एक छात्रा दिया ने दौड़कर अपने पापा के गले से लिपटकर कहा कि आज हम पहले आइसक्रीम खाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। यह देखकर आशिमा को अपने पापा की याद बहुत आई। वह स्कूल से घर आई तो बगैर कुछ खाए पिए सीधे अपने कमरे में जाकर लेट गई। घर के काम निपटा कर उमराव आशिमा के पास आकर बैठ गई और उसके काले खूबसूरत बालों में हाथ से कंघी करते हुए पूछा, क्या बात है, आज हमारी बेटी कुछ उदास लग रही है। उमराव का इतना पूछना था कि आशिमा फफक कर रो पड़ी। मम्मी, आप मुझसे झूठ बोलती हैं न कि पापा दुबई में नौकरी करते हैं। अगर वे दुबई में हैं तो फोन पर हम लोगों से बात क्यों नहीं करते हैं? अब उमराव के लिए सच्चाई को छिपा कर रख पाना बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, पहले तुम खाना खा लो, आज मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। कहते हुए उमराव आशिमा के लिए खाना लेने चली गई। जब उमराव खाना लेकर कमरे आई तो आशिमा ने उनसे कहा, मम्मी, आपको पापा के बारे में जो कुछ बताना है बताती जाए, मैं खाना खाती हूँ। बेटी, तुम्हारे पापा इंजीनियर थे और दुबई में नौकरी करते थे, मैं भी उन्हीं के साथ रहती थी। मम्मी, आप बार बार थे शब्द का क्यों इस्तेमाल कर रही हैं? क्या पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं? इतना कहकर वह रोने लगी। नहीं बेटी, पापा जिंदा हैं। आशिमा तुरंत आंसू पोंछकर चुप हो गई। उसे डर था कि कहीं मम्मी सच्चाई बताए बगैर चली न जाएं। उमराव ने बात का सिलसिला फिर से शुरू करते हुए कहा, 12 साल पहले की बात है, जब तुम्हारे पापा और मैं दुबई से भारत आए थे। हम दोनों ही बहुत खुश थे, लेकिन हमें क्या पता था कि इसके बाद हम सब एक ऐसी मुसीबत में पड़ जाएंगे जिससे छुटकारा पाना नामुमकिन हो जाएगा। शहर में दंगा हो गया। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। जैसे तैसे करके जब फसाद थोड़ा थमा तो हम दुबई जाने के लिए तैयार हो गए। यह भी एक अजीब इत्तेफाक था कि जिस दिन हमारी फ्लाइट थी उसी दिन शहर में बम धमाके हो गए। इसमें काफी लोगों की जानें चली गईं। हम लोग दुबई तो पहुंच गए, लेकिन भारत से आने वाली हर खबर बड़ी संगीन थी। बम धमाकों के अपराधियों में तुम्हारे पापा का नाम भी आ रहा था। तुम्हारे पापा को यह बात नामंजूर थी कि उन्हें कोई देशद्रोही या आतंकवादी समझे। उन्होंने किसी तरह भारत में रहने वाले अपने घर परिवार और दोस्तों के जरिए पुलिस तक यह बात पहुंचाई कि वे बेकसूर हैं और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए भारत आना चाहते हैं। कुछ दिनों के बाद तुम्हारे पापा भारत आ गए। फिर वही हुआ जिसका डर था। पुलिस ने हाथ आए तुम्हारे बेगुनाह मासूम पापा को उन बम धमाकों का मास्टरमाइंड बनाकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। पिछले 12 सालों से तुम्हारे पापा जेल में हैं। इतना कहकर उमराव फूट फूट कर रोने लगी। आशिमा ने किसी संजीदा शख्स की तरह पूछा, क्या मैं अपने पापा से मिल सकती हूँ? हाँ बेटी, जरूर मिल सकती हो, उमराव ने जवाब दिया। मैं हर रविवार को तुम्हारे पापा से मिलने जेल जाती हूँ। अब तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। 12 साल की बेटी जब सामने आई तो अरमान ने अपना चेहरा छिपा लिया। अपनी बेटी के सामने वे एक अपराधी की तरह जेल की सलाखों के पीछे खड़े होकर जमीन में धंसे जा रहे थे। पापा, क्या आप सचमुच अपराधी हैं? आशिमा के इस सवाल पर अरमान घबरा गए। बेटी, तुम्हारे पापा बेकसूर हैं। उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है, बस हालात ने जेल की सलाखों के पीछे लाकर खड़ा कर दिया है। इतना कहकर अरमान बेटी की तरफ देखने लगे। पापा, आप निश्चिंत हो जाए, चाहे सारी दुनिया आपको अपराधी समझे,
पर बेटी की नज़र में आप एक ईमानदार नागरिक और देशभक्त रहेंगे। अब आशिमा हर रविवार को अपने पापा से मिलने जेल जाने लगी। वह जब भी पापा से मिलने जाती तो उनकी पसंद की खाने की कोई न कोई चीज़ बना कर ले जाती और अपने हाथों से खिलाती। बाप बेटी की इस मुलाकात को 10 साल और गुजर गए। 22 साल की आशिमा अब स्कूल से निकलकर कॉलेज में जाने लगी थी। पिछले 10 सालों से जेल का पूरा स्टाफ पिता और बेटी का मोहब्बत भरा मेल मिलाप बड़े शौक से देखता चला आ रहा था। अरमान ने अपनी जिंदगी के 22 साल जेल में कुछ इस तरह बिता दिए कि दुश्मन भी दोस्त बन गए। अनपढ़ कैदियों को पढ़ाना, बीमार कैदियों की सेवा करना व जरूरतमंद कैदियों की मदद करने की आदत ने उन्हें जेल में मशहूर बना दिया था। कानून अंधा होता है, यह सिर्फ कहावत ही नहीं बल्कि सच भी है। वह उतना ही देखता है जितना उसे दिखाया जाता है। कानून के रखवालों ने अरमान को एक आतंकवादी बनाकर पेश किया था। उनके खिलाफ जो ताना बाना बुना गया वह इतना मजबूत था कि इस अपराध से छुटकारा पाना उनके लिए नामुमकिन हो गया। वैसे भी जिस पर आतंकवाद का ठप्पा लग जाए फिर उसकी सुनता कौन है। अरमान के साथ मुल्क के नामी गिरामी वकील थे, लेकिन सब मिलकर भी उन्हें बेगुनाह साबित करने में नाकाम रहे। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने मौत की सजा को बरकरार रखा। आशिमा और उमराव की दया की अपील को राष्ट्रपति महोदय ने भी ठुकरा दिया। फांसी की तारीख तय हो गई। सुबह 4 बजे अरमान को फांसी दी जानी थी। आशिमा और उमराव के साथ जेल के कैदी भी उदास थे। उमराव और आशिमा आखिरी दीदार के लिए अरमान की कोठरी में भेजे गए। बेटी और बीवी को देख अरमान की आंखों की वीरानी और बढ़ गई। आशिमा ने बाप की हालत देखकर कहा, पापा, आपकी मौत का हम लोग जश्न मनाएंगे। लीजिए, आखिरी बार बेटी के हाथ की बनी खीर खा लीजिए। अरमान एक फीकी मुस्कुराहट के साथ करीब आए तो आशिमा ने अपने हाथों से उन्हें खीर खिलाई। 2 चम्मच खीर खाने के बाद ही अरमान का चेहरा जर्द पड़ने लगा। मुंह से खून की उल्टी शुरू हो गई। अरमान को उल्टी करते देख जहां उमराव घबरा गईं, वहीं आशिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, आपकी बेगुनाही तो साबित न करा सकी, लेकिन आपको फांसी से बचा लिया। अब दुनिया यह न कह सकेगी कि आतंकवाद के अपराध में अरमान को फांसी पर लटका दिया गया। आपको इज्जत की जिंदगी तो न मिल सकी, पर हाँ, इज्जत की मौत जरूर मिल गई। उमराव की चीख सुनकर जब तक पहरेदार अरमान की खबर लेते, तभी आशिमा ने भी जहरीली खीर के 2 चम्मच खा लिए। जेल की उस काल कोठरी में अब 2 लाशें पड़ी थीं। एक को अदालत ने आतंकवादी होने की उपाधि दी थी, तो दूसरी को समाज ने आतंकवादी की बेटी करार दिया था। दोनों ही समाज और दुनिया से अब आज़ाद हो चुके थे। ये है अपने समाज की वास्तविकता।